हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप झारखंड के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड कक्षपाल, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ महामैराथन क्लास, जिसका है हिंदी कृतिका भाग 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, और पार्ट 2 और एक वीडियो लाई जाएगी, उसमें आपका सारा मतलब कि कृतिका भाग 2 का पांचों चैप्टर खत्म कर दी जाएगी। आज आप लोगों के समक्ष में 3 चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आपका माता का आंचल, उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, तो इससे जितने भी प्रश्न हो पाए हैं सभी प्रश्नों को लाया गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महामैराथन क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें मतलब कि सारा टॉपिक को मतलब कि कम समय में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माता के आंचल के लेखक कौन है। तो माता के आंचल के लेखक कौन है? कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1893 ईस्वी में, 5 जून 1888 ईस्वी में, 21 जनवरी 1963 ईस्वी में या फिर 9 अगस्त 1924 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 अगस्त 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उनवास भोजपुर बिहार में या फिर मुजफ्फरपुर बिहार में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनवास भोजपुर बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो दरभंगा से, यानी कि दरभंगा बिहार से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, भोपाल मध्य प्रदेश से या फिर आरा बिहार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरा बिहार से। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल नवीस की नौकरी किए थे। तो कहाँ किए थे? बनारस में, कोलकाता में, रोहतास में या फिर सासाराम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनारस में। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। तो कौन से आंदोलन था वह? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है कि वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संस्थापक मंडल से जुड़े थे, उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग मिलते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गद्य कृतियां शिव पूजन सहाय की है। देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देहाती दुनिया, वे लोग, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, ये सभी है। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय रचनावली, शिव पूजन रचनावली में कितने खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई है। 8 खंड में, 6 खंड में, 5 खंड में या फिर 4 खंड में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 खंड में। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में या फिर 1959 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1962 ईस्वी में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिव पूजन सहाय को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। तो BHU से, बिहार विश्वविद्यालय से, भागलपुर विश्वविद्यालय से या फिर पटना विश्वविद्यालय से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है कि 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किसके साथ माधुरी के संपादक कार्य किए हैं। तो किसमें किए हैं? प्रेमचंद के साथ, अज्ञेय के साथ, कमलेश्वर के साथ या फिर शिव प्रसाद मिश्र के साथ। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद के साथ किए हैं। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। 1956 में, 1960 में, 1963 में या फिर 1973 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1963 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किनकी कृति है? प्रेमचंद की, सी पूजन सहाय की, अज्ञेय की, या फिर सी प्रसाद मिश्र की? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी पूजन सहाय की। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया, मेरा जीवन, भूले बिसरे गीत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहाती दुनिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो किसको माना जाता है? स्मृति शेष को, जीवन दर्पण को, मेरा जीवन को, या फिर देहाती दुनिया को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहाती दुनिया को। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में, प्रयोगात्मक शैली में, जीवनात्मक शैली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सी पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए पहले कि इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को आत्मीयता से प्रस्तुत किया है, या फिर इनमें से इसमें बाल मनोभाव का अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है किसी पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो बम भोला, तारानाथ, भोलानाथ, या फिर भोला शंकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोलानाथ। अगला प्रश्न है माता के आंचल में निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण है? तो कौन से शिशु का है? राम भोला का, बम भोला का, तारकनाथ का, या फिर भोलानाथ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोलानाथ का। अगला प्रश्न है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजी मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यह उक्ति किस कहानी की है? तो यह किसका है? जॉर्ज पंचम के नाक का, साना साना हाथ जोड़ी का, मैं क्यों लिखता हूँ का, या फिर माता का आंचल का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माता का आंचल का। अगला प्रश्न है मृदंग क्या है? मृदंग क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का गीत, या फिर एक प्रकार का संगीत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है श्री पूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो राम भोला, भोलानाथ, तारकनाथ, या फिर शंकर राम? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोलानाथ। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो शिव पूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ भी था, ठीक है, बचपन का नाम, लेकिन उसके पिताजी क्या नाम कह करके पुकारते थे? तो भोलानाथ। तो इसको आप लोग दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? पापा, बाबूजी, पिताजी, या फिर बड़का बड़का बाबूजी? तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबूजी कह करके पुकारते थे। अगला प्रश्न है माता के आंचल पाठ के लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है? तो भाई बहन का, माता पिता का, पड़ोसी का, या फिर दादी दीदी और जीजा का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता पिता का, क्योंकि माता पिता ही तो सिर्फ माता पिता, दोस्त, यही सब न थे। अगला प्रश्न है कि लेखक को अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य कौन करते थे? कौन करते थे? माता, पिता, भैया, या फिर चाची? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिताजी करते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारता था? लेखक जो थे वह अपने माँ को क्या कहकर पुकारते थे? माई, माताजी, मैया, या फिर ताई जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैया कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज का तिलक लगाने का जिद करता था? तो केसर का, चंदन का, रोड़ी का, या फिर भभूत का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भभूत का लगाने के लिए जिद करते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? चंद्राकार, लंबा, त्रिपुंड, या फिर गोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुंड लगाते थे। अगला प्रश्न है भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? तो राम भोला, उसके बाद बम भोला, शंकर भोला, या फिर तारकेश्वर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम भोला बन जाते थे। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल के लेखक के पिता
जब रामायण का पाठ करते थे तो उस समय लेखक अपना मुंह निहारा करते थे। तो किस में निहारता करते थे? गमला में, थाली में, कटोरी में या फिर आईना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईना में निहारा करते थे। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो पूजा पाठ के पश्चात वह राम राम लिखते थे, राम नामा बही पर वह 1000 बार राम नाम लिखते थे, या फिर वह 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी के मछलियों को खिलाते थे, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। वह राम नाम भी लिखते थे, और कितने बार लिखते थे? रामनामा बही में 1000 बार लिखते थे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों से लपेट करके वह गंगा जी में जाकर के मछलियों को खाना खिलाते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? तो लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? पिता के कंधे पर, पिता के गोद में, पिता की पीठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। अगला प्रश्न है कि गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे? तो गंगा के तट पर लगे झूलों पर, बेर के पेड़ों पर, झुके हुए पेड़ के डालों पर, या फिर गौशाला के झूलों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झुके हुए पेड़ के डालों पर। अगला प्रश्न है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? तो लेखक जो थे वह किससे कुश्ती लड़ते थे? बाबूजी के साथ, माताजी के साथ, मैया के साथ, या फिर भैया के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबूजी के साथ लड़ते थे, यानी अपने पिताजी के साथ लड़ते थे। अगला प्रश्न है कि कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन कौन सा कार्य करते थे? तो छाती पर चढ़ जाते थे, मूछें उखाड़ने लगते थे, बाएं गाल पर खट्टा तथा दाएं गाल पर मीठा चुम्मा लेते थे, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे? तो दूध भात, उसके बाद दूध रोटी है, ठीक है, दूध रोटी, भात दाल, गोरस भात, या फिर सत्तू गुड़। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरस भात खिलाते थे। गोरस भात मतलब क्या समझते हैं? दूध भात, ठीक है, तो दूध भात खिलाते थे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए? तो किसने कहा था कि बच्चों को भर मुंह खाना खिलाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबूजी ने, मैया ने, चाची ने, या फिर दादी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैया ने कहती थी। किससे? तो उसके पिताजी से। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का अर्थ है। तो अफर का क्या अर्थ होता है? मिलाना, लपेटना, गूंजना, या फिर भरपेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरपेट। अफर मतलब भरपेट। अगला प्रश्न है कि ठोर का अर्थ है। तो ठोर का क्या अर्थ होता है? मिलाना, स्थान, अवसर, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, स्थान और अवसर होता है ठोर का अर्थ। अगला प्रश्न है कि महतारी शब्द का अर्थ है। तो महतारी शब्द का क्या अर्थ है? दादी, चाची, माता, या फिर नानी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता। अगला प्रश्न है कि उत्तान शब्द का अर्थ है। उत्थान शब्द का क्या अर्थ है? पीठ के बल लेटना, पीठ के बल पढ़ना, मतलब कि पढ़ना होगा, ठीक है, पीठ के बल पढ़ना, खड़ा हो जाना, या फिर भाग जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीठ के बल लेटना उतान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सान कर शब्द का अर्थ है। तो सान कर शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलाना, गूंथना, लपेटना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भोलानाथ को थाली में दही भात छानकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर के बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती थी? तो कौन कौन बनाकर खिलाती थी? यहाँ पे खिलाती थी दिया हुआ है, तो सीधा सा इसका सही आंसर क्या होगा? उसकी मैया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी मैया। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ खेलने के पश्चात किसका प्रयोग करते थे? जब खेलते थे वह किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का हाथी का, सुतरी का ऊँट का, पुआल का बाज का, या फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी? कड़वा तेल, तीसी तेल, तिल का तेल, या फिर आंवला तेल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कड़वा तेल लगाती थी, सरसों का तेल।
अगला प्रश्न है कि बोध कर शब्द का अर्थ है, तो बोध कर शब्द का अर्थ क्या है? घोल कर, डुबाना, सराबोर कर देना या फिर भोजन करना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सराबोर कर देना। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ के मैया उन्हें कहाँ काजल की बिंदी लगाती थी? तो पेट में, नाभि में, लिलार में या फिर बी और सी दोनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों में, यानी नाभि पे भी लगाती थी और लिलार पर भी लगाती थी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को कौन चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुत्ता टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया बनाती थी? तो कौन बनाती थी? दादी, दादा, माता या फिर पिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता बनाती थी, उसकी माँ बनाती थी। अगला प्रश्न है भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे? तो माता को, खेल के साथियों को, पिता को या फिर घोड़ा को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल के साथियों को। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? तो हमजोलियों के दल के साथ, घोड़ों के दल के साथ, हाथियों के दल के साथ या फिर पक्षियों के दल के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमजोलियों के दल के साथ। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? चबूतरे पर, घर में, आंगन में या फिर बाजार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चबूतरे में। अगला प्रश्न है कि बाबूजी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज के लिए करते थे? तो पालकी के लिए, ढोलक के लिए, रंगमंच के लिए या फिर मांदर के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगमंच के लिए करते थे। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से किसके खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई का दुकान लगाते थे? तो क्या कहा गया है? किसके खंभों पर? सरकंडे के, लोहा के, साल के या फिर शीशम के। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकंडे के खंभों पर। अगला प्रश्न है कि चंदोवा का अर्थ है, चंदोवा का क्या अर्थ होता है? पालकी, ढोलक, ताशा या फिर छोटा सामियाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटा सामियाना होता है चंदोवा का अर्थ। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाई की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिल्लम के खांचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू बनाकर रखी जाती थी, पत्तों की पूरी कचौरी, उसके बाद गीली मिठाई, गीली मिट्टी की जलेबी, उसके बाद फूटे घड़ों के बतासे बनाकर बेची जाती थी या फिर ठिकरों के बटखरे और जस्ते के टुकड़ों के पैसे बनते थे या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ के दुकान से कौन 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे? तो बाबूजी, मैया, मुसन तिवारी या फिर दादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबूजी, उनके पिताजी। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ का घरौंदा किस चीज का बना होता था? तो घरौंदा किस चीज का बना होता था? धूल के मेढ़ के दीवार एवं उनके तिनकों का छप्पर से, दातून के खंभों, दिया चलाई के पेटियों की किवाड़ से, उसके बाद घड़े के मोहड़े की चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से बना होता था। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा की थाली आचमनी का प्रयोग किस चीज के लिए करते थे? तो खंबा के लिए, हवन के लिए, कलछी के लिए या फिर गिलास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग पहले कमेंट कीजिए इसका। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलछी के लिए। अगला प्रश्न है भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज से ज्योनार तैयार करते थे? तो किस चीज से ज्योनार तैयार करते थे? बालू की चीनी से, पानी के घी से, धूल की पिसान से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है ज्योनार का अर्थ है, ज्योनार का क्या अर्थ होता है? भोजन, भोज, दावत या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी भोज भी होता है और दावत भी होता है। अगला प्रश्न है कि जिमने का अर्थ है, जिमने का क्या अर्थ होता है? भोजन करना, जमीन मापना, पोताई करना या फिर विसर्जन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन करना। अगला प्रश्न है अमोले का अर्थ है, अमोले का क्या अर्थ होता है? अनमोल, आम का उगता हुआ पौधा, मिट्टी का कटोरा या फिर आम का फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम का उगता हुआ पौधा। अगला प्रश्न है भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात के जुलूस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि अमोले को घीस कर शहनाई बजाई जाती थी, उसके बाद कनस्तर का
तंबूरा बजाया जाता था, टूटी चूहेदानी का पालकी बनाई जाती थी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? तो कौन चढ़ते थे? बाबूजी, मूसन, चड्डा या फिर भोलानाथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोलानाथ चढ़ते थे। अगला प्रश्न है कि दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस चीज का ओहार डाला जाता था? तो लाल, काला, पीला या फिर नारंगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल कलर का। और ओहार का मतलब क्या होता है? पर्दा के लिए जो कपड़ा का यूज किया जाता है वही होता है। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल में प्रयुक्त ओहार शब्द का अर्थ है? तो घूंघट, गहना, पालकी या फिर पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। किस चीज़ का पर्दा देने के लिए? तो वह पालकी के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है ओहार उठाकर कौन दुल्हन का मुंह देखते थे? तो मैया, दादी, बाबूजी या फिर भाभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबूजी देखते थे। अगला प्रश्न है भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा की जाने वाली खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है? तो दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे, चबूतरा खेत जबकि कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट बनता था, चबूतरे के नीचे गली कुआं बनती थी, या फिर घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी। यह गलत कथन है, क्योंकि उस टाइम घिरनी के बारे में उसको क्या पता रहेगा उस टाइम। अगला प्रश्न है कि ऊंच नीच की बही क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उनके साथी कब गाते थे? तो भोलानाथ एवं उनके साथी यह गीत को कब गाते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बारात के समय, रामलीला के समय, फसल कटाई के समय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फसल कटाई के समय गाते थे। क्या गाते थे? कि गाते थे ऊंच नीच बही क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। यह गीत कब गाते थे? तो फसल कटाई के समय गाते थे। अगला प्रश्न है भोलानाथ एवं उनके साथी कहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड को देख करके चिल्लाते थे, चलो भाई ददरी सातु पिसाने की मोटरी? तो कहाँ के मेला जाने वाले को देखकर चिल्लाते थे? अजमेर के, वाराणसी के, ददरी के या फिर रोहतास के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ददरी के मेला। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ किसे देखकर चिल्लाते थे कि रहरी है रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी? तो किसको देखकर चिल्लाते थे? अब इसका सही आंसर क्या होगा? बारात को देखकर, दुल्हे के आगे जाती हुई ओहरदार पालकी को देखकर, दुल्हन को देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुल्हे के आगे जाती हुई ओहरदार पालकी को देख करके चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? कि कहते थे रहरी है रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ठीक है, तो यही चिल्लाते थे। अब अगला प्रश्न है कि रहरी शब्द का अर्थ है। तो रहरी शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे पालक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पालकी पालकी कर दीजिए, खजूर, शीशम या फिर अरहर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरहर। पालक रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सब खाने का ही तो चीज़ दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? रहरी का अर्थ है अरहर। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़ कर ढेलों से मारा? ठीक है, यहाँ पे बेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे ढेलो कर दीजिए। ढेलों से मारा था, तो कौन मारे थे? जवान वर ने, बूढ़े वर ने, ससुर जी ने या फिर मूसन तिवारी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूढ़े वर ने खदेड़ कर मारा था ढेलों से। अगला प्रश्न है कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ एवं उनके साथियों ने किस समय कहा था? तो किस समय कहे थे? शादी के समय, द्वार पूजा के समय, आंधी एवं बारिश के समय या फिर मेले के उद्घाटन के समय? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंधी एवं बारिश के समय। अगला प्रश्न है वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था? तो बाघ, सांप, हाथी या फिर बिच्छू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिच्छू निकल आए थे। बाग मतलब कहने का मतलब क्या है? तो बगीचा। ठीक है, तो बगीचा में क्या निकले थे? तो बिच्छू निकले थे। अगला प्रश्न है मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा? तो कौन चिढ़ाकर बोले थे? भोलानाथ, बेजू, चड्डा या फिर दीनानाथ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेजू बोले थे। क्या बोले थे? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा।
अगला प्रश्न है कि मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों को शिकायत करने कहाँ गए थे। मूसन तिवारी जो थे, यहाँ पे कोमा कर दिए, ठीक है। मूसन तिवारी जो थे वह भोलानाथ एवं उनके साथियों को शिकायत करने कहाँ गए थे। तो बाबूजी के पास गए थे, मैया के पास गए थे, पाठशाला गए थे या फिर थाना गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाठशाला गए थे। किसके पाठशाला? तो आपका भोलानाथ का पाठशाला मतलब स्कूल। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ एवं बेजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे। तो 2, 3, 4 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 लड़कों को भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि गुरुजी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे थे। तो मूसन तिवारी को, भोलानाथ को, बेजू को या फिर बी, सी दोनों को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोलानाथ को पकड़ने में सफल हुए थे। बेजू तो भाग गए थे। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ की किसने खूब खबर लिए थे। तो मूसन तिवारी ने, बाबूजी ने, बैजू ने या फिर गुरुजी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुजी ने, उसके स्कूल के टीचर ने। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने के बाद चुनकर कौन पाठशाला पहुंचा था। तो मूसन तिवारी, उसके बाद माताजी, बाबूजी या फिर बैजू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैजू, बाबूजी पहुंचे थे, बैजू नहीं पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि गुरुजी से किसने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया था। तो किससे चिरोरी किए थे? बाबूजी से, मतलब बेजू से, मैया से या फिर दादी से। तो कौन चिरोरी किए थे? गुरुजी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी। चिरोरी मतलब क्या हुआ? प्रार्थना किए थे, रिक्वेस्ट किए थे। अगला प्रश्न है कि चिड़ियों का झुंड कहाँ चर रहा था। मकई के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में या फिर सरसों के खेत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकई के खेत में चिड़ियाँ चर रहे थे, चिड़ियों का झुंड। अगला प्रश्न है राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, यह वाक्य बच्चे किसे देखकर गा रहे थे। तो चिड़िया को, हाथी को, घोड़ा को या फिर कुत्ता को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिड़िया को देखकर चिल्ला रहे थे। अगला प्रश्न है भोलानाथ एवं उनके साथी निम्न में से किसके बिल में पानी उलीचते थे। उलीचना मतलब क्या हुआ कि भरते थे, ठीक है। किसके बिल में पानी भरते थे? सांप के, चूहा के, चींटी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूहा के बिल में पानी डालते थे, उलीचते थे। अगला प्रश्न है कि चूहे के बिल से क्या निकल आया था जिसे देखकर बच्चे भाग गए थे। तो चूहा, चींटी, सांप या फिर कि, कि, किलनी, किलनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांप निकल आया था और सांप को देख करके डर के बच्चे भाग गए थे। अगला प्रश्न है कि सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण लिए थे। तो पुजारी के, बाबूजी के, भिखारी के या फिर मैया के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैया अपनी माता के गोद में जाकर शरण लिए थे। अगला प्रश्न है भोलानाथ किसके आंचल में छिप गए थे। तो दादी के, मैया के, भाभी के या फिर नानी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैया, यानी कि माता के। अगला प्रश्न है भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था। तो भोलानाथ के घाव पर उसकी माँ क्या लगाई थी? हल्दी, चूना, शीशम पत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्दी लगाए थे। अगला प्रश्न है कि ओसारे शब्द का अर्थ है। तो ओसारे शब्द का अर्थ क्या होता है? बारामदा, दरवाजा, खिड़की या फिर चौखट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारामदा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी। मूसन तिवारी को चिढ़ाना, पक्षियों को छेड़ना, चूहों के बिल में पानी उलीचना या फिर पाठशाला से भाग जाना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूहों के बिल में पानी उलीचना। अगला प्रश्न है कि लेखक को बचपन में अपनी अध्यापक से खरी खरी क्यों सुनना पड़ा था। क्यों सुनना पड़ा था? मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण, चूहे के बिल में पानी उलीचने के कारण, बेजू को मारने के कारण या फिर पाठशाला से भाग जाने के कारण। तो किस लिए खरी खरी सुनना पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दुबका था। तो किसके डर से? सांप के डर से, हाथी के डर से, भालू के डर से या फिर मूसन तिवारी के डर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांप के डर से। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ को सर्वाधिक जुड़ाव किससे था। सर्वाधिक जुड़ाव किससे था भोलानाथ का? बाबूजी के साथ, माँ के साथ, दादा के साथ या फिर दादी के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिताजी के साथ। लेकिन जब सांप के डर से वह भाग कर आए थे, लेकिन अपने माँ की गोद में जाकर शरण लिए थे, अपने बाबूजी के नहीं। कितना जुड़ाव होने के बाद भी मतलब कि अपने माँ के पास गया था। अगला प्रश्न है कि विपदा के समय
भोलानाथ किसका शरण लेता है? तो माँ का, पिताजी का, दादा का या फिर दादी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि माँ का शरण लेता है। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो पाठशाला जाने के कारण, मेला जाने के कारण, खेल में रुचि के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खेल में रुचि के कारण सिसकना भूल जाता था यानी कि रोना भूल जाता था। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो वात्सल्य भाव, उम्मीद, नफरत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वात्सल्य भाव। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है? तो 20 का, 30 का, 40 का या फिर 60 का? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 का दशक का। अगला प्रश्न है कि माता के आंचल पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है कि माता से बच्चे का रिश्ता ममता और आधारित होता है, पिता से बच्चे का रिश्ता स्नेह धारित होता है, उसके बाद माता के आंचल में बच्चा स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है मृदंग कब बजती है? तो जब लड़कियों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब माता का संग होता है या फिर जब पिता का संग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब लड़कों का संग तब बाजे मृदंग, जब बूढ़ों का संग तब तक मतलब कि खर्चों का तंग, यही ना लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी आटे की गोलियों लेकर कहाँ जाता था? आटा को गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? गंगा जी में, यमुना जी में, पहाड़ पर या फिर मंदिर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा जी में जाते थे आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाने के लिए। अगला प्रश्न है पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? गायों को, बकरियों को, कबूतरों को या फिर मछलियों को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मछलियों को खिलाते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी भोलानाथ को क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी जो है वह भोलानाथ को क्या खिलाते थे? शहद और नमक, गोरस और भात, दही और चीनी या फिर नमक और दही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोरस और भात खिलाते थे। गोरस का मतलब होता है दूध, ठीक है, तो दूध भात खिलाते थे। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे खाकर अफर जाते थे तो माँ क्या हट करते थे? मतलब हट करना मतलब क्या हुआ कि जिद करना। तो क्या किस चीज़ का जिद करते थे? सुलाने की, पाठशाला भेजने की, थोड़ा और खिलाने की या फिर नहलाने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि थोड़ा और खिलाने की जिद करते थे। अगला प्रश्न है कि बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? बच्चे झुंझलाकर क्या करने लगते थे? बच्चे मतलब कि क्या हुआ कि आपका भोलानाथ है, ठीक है, भोलानाथ झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? पिताजी के पैर दबाने, पिताजी के हाथ पकड़ने, पिताजी के मूंछ नोचने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिताजी के मूंछे नोचने लगते थे। अगला प्रश्न है कि बच्चे यानी कि भोलानाथ रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? यहाँ पे बच्चे मतलब आप समझ जाइए कि भोलानाथ का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो पाठशाला जाते थे, खेत जाते थे, बाहर गली में जाते थे या फिर मंदिर जाते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाहर गली में जाते थे। अगला प्रश्न है कि बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर के क्या करने लगते थे? नाचने लगते थे, तमाशा करने लगते थे, खेलने लगते थे या फिर इनमें से सभी मतलब कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमाशा करने लग जाते थे। अगला प्रश्न है मिठाई की दुकान किसका चंदोवा तानकर बनाई जाती थी? किसका चंदोवा ताना जाता था? सरकंडा का, कपड़ा का, कागज का या फिर पत्ता का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कागज का चंदोवा तानकर मिठाई बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? घरौंदा जो बनता था उसमें दीवार किसका बनता था? आपका दीवार का बात कहा गया, ठीक है, दीवार किस में बनता था? तो ठिकरों के, बटखरे के, जस्ता के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई के डिब्बियों से या फिर धूल की मेड़ से? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धूल के मेड़ से बनाई जाती थी, ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथी किस चीज़ के अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे? किवाड़ यानी कि दरवाजा, ठीक है, तो किस चीज़ का बनाते थे? ठिकरों के बटखरे से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई की डिबिया से या फिर धूल की मेड़ से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिया सलाई की डिबिया से, यानी कि जो आपका माचिस का जो डिबिया होता है उससे बनाया जाता था किवाड़। अगला प्रश्न है कि इकट्ठा होते ही बच्चे क्या
करने की राय बनती थी? क्या करने की राय जमती थी? बारात एवं जुलूस निकालने की, खेती करने की, दौड़ पड़ने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेती करने की राय जमती थी। अगला प्रश्न है, बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लग जाते थे? क्या करने लगते थे? बच्चों का तमाशा देखते थे, बच्चों को पाठशाला जाते देखते थे, बच्चों को पूजा पाठ करते देखते थे, या फिर खेतों के तरफ जाते थे? तो किधर जाते थे? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी कि बच्चों का तमाशा देखने लग जाते थे। अगला प्रश्न है कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? मतलब आंधी जब खत्म हो जाता था उस टाइम क्या करते थे? खेत की ओर दौड़ पड़ते थे, जंगल की ओर दौड़ पड़ते थे, पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते थे, या फिर बाग की ओर दौड़ पड़ते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, यानी कि बगीचा की ओर दौड़ पड़ते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? जो लेखक का साथी जो था, भोलानाथ का जो साथी था, उसमें से सबसे ढीठ कौन था? बेजू, भोलानाथ, मूसन, या फिर गणेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेजू था, बेजू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया करता था? तो किसको चिढ़ाते थे? बेजू को, भोलानाथ को, गणेश को, या फिर मूसन को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूसन तिवारी को चिढ़ाया करते थे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उनके साथी बेजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुँचे थे? तो कहाँ पहुँचे थे? पाठशाला में, खेत में, मंदिर में, या फिर बाग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाठशाला में पहुँचे थे। अब अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक कौन है? आपका कमलेश्वर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 9 जनवरी 1936 ईस्वी में बक्सर बिहार में, 30 अक्टूबर 1921 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, या फिर 26 जनवरी 1938 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? कमलेश्वर पांडे, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, कमल कांत प्रसाद, या फिर कमलेश्वर लाल पंत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या फिर रांची विश्वविद्यालय से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो किसका किए थे? सारिका का, दैनिक जागरण का, उसके बाद दैनिक भास्कर का, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह कमलेश्वर की है? तो कौन सा है कहानी संग्रह कहा गया है? ठीक है। तो राजा निर्बंसिया एवं खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखित है? तो कौन सा कमलेश्वर द्वारा लिखित है? आप बताइए, पहले कमेंट कीजिए। वही बात एवं आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान किनका उपन्यास है? शिव पूजन सहाय का, प्रेमचंद का, कमलेश्वर का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना का। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको 2 पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक मिला था पद्म पुरस्कार। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। अब कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1999 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, या फिर 2008 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1965 में, 2000 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, या फिर 2008 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया था? तो किस पद पर कार्य किए थे कमलेश्वर ने? समाचार वाचक में, महानिदेशक में, सचिव में, या फिर अतिरिक्त महानिदेशक में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में।
अगला प्रश्न है कमलेश्वर किस विधा के कवि थे, मतलब कि किस विधा के लेखक थे, ठीक है, कहानी उपन्यास के, उसके बाद पत्रकारिता का, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का था, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा कौन थे, तो कौन थे, कमलेश्वर, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, तो तेजी से बदलते समाज का, बदलते गांव का, तस्वीर का, भ्रष्टाचार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तेजी से बदलते समाज का। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की देश के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और व्यक्त में मनुष्य क्या है, तो क्या किए हैं, कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए पहले कि ग्रामीण सभ्यता होगा, महानगरीय सभ्यता होगा, गांव की प्राचीन सभ्यता होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानगरीय सभ्यताओं का। अगला प्रश्न है कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की देश में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और व्यक्त किया है, तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, ग्रामीण सभ्यता का, महानगरीय सभ्यता का, गांव की प्राचीन सभ्यता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानगरीय सभ्यता का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया था, तो कब निधन हो गया था, 26 जनवरी 2007 को, 28 अगस्त 2001 को, 27 जनवरी 2007 को, या फिर 26 जनवरी 2009 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है हिंदी फिल्म सारा आकाश, अमानुष, लैला, सोतन की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी है, प्रेमचंद ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, शिवपूजन सहाय ने, या फिर कमलेश्वर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है कि मी नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखन किसने किया है, तो कमलेश्वर ने, शिव प्रसाद मिश्र ने, शिवपूजन सहाय ने, या फिर अज्ञेय ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता, युग बेताल, पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम आदि के लेखन कार्य किसने किया है, शिव प्रसाद मिश्र ने, उसके बाद अज्ञेय ने, मधु कांकरिया ने, या फिर कमलेश्वर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कमलेश्वर ने किए हैं। अगला प्रश्न है हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है, बेइज्जती का, इज्जत का, तिरस्कार का, या फिर ठुकराव का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इज्जत का है। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम के नाक में कमलेश्वर ने निम्न में से किन मुहावरा का अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है, तो किसका किए हैं, कान कटना, नाक कटना, नाक काटना, या फिर ए और बी, मतलब बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी दोनों, नाक कटना और नाक काटना, ये दोनों का व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कि अपनी किस कहानी में मंगलेश्वर ने सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट किए हैं, तो किसमें किए हैं, खोई हुई दिशाएं, राजा निर्बंसियाँ, जिंदा मुर्दे, या फिर जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉर्ज पंचम के नाक। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी, मतलब कहाँ आने वाली थी, अमेरिका, चीन, जापान, या फिर हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदुस्तान आने वाली थी। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, किसके साथ आने वाली थी, पिता के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ, या फिर भाई के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपने पति के साथ आने वाली थी। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे, तो फिलिप, डलहौजी, उसके बाद रिपन, या फिर मैकाले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिलिप थे एलिजाबेथ द्वितीय के पति। अगला प्रश्न है अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? अलेक्जेंडर की, रिपन की, एलिजाबेथ द्वितीय की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय की, क्योंकि वह इंडिया आने वाली थी। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों रहता था? क्यों रहता था? उनके पोशाक को लेकर के, उनके वेशभूषा को लेकर के, उनकी मेकअप को लेकर के या फिर ए और बी दोनों के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनके पोशाक को लेकर के परेशान रहते थे। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान, पाकिस्तान एवं नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, इसे लेकर कौन परेशान था? तो फिलिप, सुरक्षाकर्मी, भारतीय या फिर दर्जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनके दर्जी जो थे वह परेशान रहते थे कि एलिजाबेथ कब क्या पहनेगी इससे लेकर के। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसके फौज तैयार हो रही थी? तो किसके फौज तैयार हो रही थी? दर्जी के, फोटोग्राफर के, नौकर के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोटोग्राफर की तैयार हो रही थी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के अखबारों को कतरने हिंदुस्तान अखबारों में किस दिन चिपकी नजर आती थी? तो किस दिन चिपके नजर आते थे? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या फिर पांचवें दिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूसरे दिन चिपके रहते थे। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? तो रानी एलिजाबेथ किस रंग का सूट बनवाई थी? हल्का रंग का, हल्का हरा रंग का, पीला रंग का, हल्का नीला रंग का या फिर काला रंग का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्का नीला रंग की बनवाई थी। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार की गई सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? कहाँ से मंगाया गया था? अमेरिका से, चीन से, जापान से या फिर हिंदुस्तान से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितना खर्च लगा था? कुल कितना खर्च लगा था? 400 पाउंड, 500 पाउंड, 800 पाउंड या फिर 1200 पाउंड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 400 पाउंड लगा था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी जन्मपत्री छपी थी? तो फिलिप के, एलिजाबेथ के, डायना के या फिर एडवर्ड के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महारानी एलिजाबेथ के। अगला प्रश्न है किसके कारनामे अखबार पे छपने लगे थे? एलिजाबेथ के, उसके बाद डायना के, रिपन के या फिर फिलिप के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिलिप के कारनामे छपे थे। और जन्मपत्री किस पे छपे थे? तो एलिजाबेथ के। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। फिलिप कौन थे? तो फिलिप थे एलिजाबेथ के पति। अगला प्रश्न है शाही महल में रहने एवं पलने वाले निम्न में से किसकी तस्वीरें अखबार में छप गई थी? तो किसके तस्वीर छपे थे? कुत्ता के, बाघ के, हाथी के या फिर हिरण के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वहाँ के रहने वाले कुत्ता का। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ 5000 की सूट पहनकर निम्न में से किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो पालम हवाई अड्डा, बम्बई हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पालम हवाई अड्डे पे उतरने वाली थी। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या फिर पटना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली आने वाली थी। अगला प्रश्न है वह आए हमारे घर खुद की हरमत, मतलब खुद की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यह प्रसंग किसके संदर्भ में कहा गया है? तो यह जो कथन है यह किसके संदर्भ में कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलिजाबेथ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर का काया पलट होने लगा था? तो कहाँ का काया पलट होने लगा था? दिल्ली का, कर्नाटक का, हैदराबाद का या फिर बम्बई का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली का, क्योंकि वहाँ एलिजाबेथ आने वाली थी। अगला प्रश्न है कि बेसाख्ता शब्द का अर्थ क्या है? तो कोमलांगी, स्वाभाविक रूप से, खंभा या फिर मूर्ति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वाभाविक रूप से। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? तो सबसे मुश्किल समस्या क्या था? एलिजाबेथ का हिंदुस्तान आगमन, प्रिंस फिलिप का कारनामा, जॉर्ज पंचम की नाक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक था जो सबसे बड़ा समस्या था।
अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ क्या नहीं था? तो दिल्ली में सब था सिर्फ क्या नहीं था? जॉर्ज पंचम का नाक, सुरक्षा, सफाई या फिर प्रिंस फिलिप की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जॉर्ज पंचम के नाक नहीं था। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट यानी कि मूर्ति कहाँ से लाई हुई थी, मतलब कहाँ से लगी हुई थी? चांदनी चौक पर, इंडिया गेट के सामने, लाल किला के सामने या फिर संसद भवन पे? तो कहाँ लगी हुई थी आप लोग कमेंट कीजिए पहले। जो क्या कहा गया है, उसकी मूर्ति, जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ पे लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल किला के सामने लगी हुई थी। अगला प्रश्न है, लाट शब्द का क्या अर्थ है? लाट का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का तंत्र, मतलब एक प्रकार का यंत्र, खंबा, मूर्ति या फिर ए, बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। खंबा और मूर्ति दोनों एक ही होता है, क्योंकि दोनों का मतलब कि मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। खंबा भी वैसे ही रहता है जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ, उसके बाद आपका मूर्ति भी जैसे कि तैसे ही रहता है। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि खेर खवासू शब्द का अर्थ क्या है? खेर खवाहू शब्द का अर्थ क्या है? बुराई चाहने वाला, भलाई चाहने वाला, अफसर या फिर नेता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भलाई चाहने वाला। अगला प्रश्न है कि किसकी मीटिंग बुलाई गई थी? खेर खवाहों का, किसानों का, मजदूरों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि खेर खवाहों का। खेर खवाहों मतलब क्या अभी पढ़े कि भलाई चाहने वाला का। अगला प्रश्न है कि फौरन दिल्ली हाजिर होने के लिए किसे हुक्म दिया गया था? तो अफसर को, पुलिस को, नेता को या फिर मूर्तिकार को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूर्तिकार को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार क्या था? मूर्तिकार जो है वह क्या था? राजनेता, कलाकार, सैनिक या फिर वेटर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक कलाकार था। अगला प्रश्न है कि हुक्कामों की स्थिति देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए थे? किसके आंखों में आंसू आ गए थे? खेर खवाहों के, दरबारी के, मूर्तिकार के या फिर सैनिक के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके आंखों में आंसू आ गए थे? आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्तिकार के आंखों में आंसू आ गए थे। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात कही गई थी? एलिजाबेथ के, जॉर्ज पंचम के, फिलिप के या फिर डायना के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉर्ज पंचम के नाक लगाने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट यानी कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। उसके बाद इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यह कथन किसका था? तो यह कौन कहे थे? खेर खवाह कहे थे, डार्विन कहे थे, इरविन कहे थे या फिर मूर्तिकार कहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूर्तिकार कहे थे। तो नाक तो लग जाएगी, लेकिन इसका जो मूर्ति कहाँ से लाया गया था, कौन सा पत्थर से बना था, इसका सारा जानकारी देना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके पेट चीरे गए थे? पुरातत्व विभाग के फाइलों का, जॉर्ज पंचम के, एलिजाबेथ के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरातत्व विभाग के फाइलों का पेट चीरे गए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा सर मेरी खफा माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लर्क, निदेशक, मूर्तिकार या फिर महानिदेशक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लर्क कहे थे। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे पर निकल पड़ा था? तो कौन निकले थे? सैनिक, कारीगर, मूर्तिकार या फिर फिलिप? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्तिकार निकले थे। अगला प्रश्न है, क्या मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर हिंदुस्तान में मिला? हाँ, नहीं, कुछ हद तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नहीं मिला था। इसको आप लोग याद रखिएगा, नहीं मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर थी, तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति था उसमें कहाँ का पत्थर था? आप लोग उसको कमेंट करना है, विदेशी का, देसी, ग्रामीण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विदेशी था। तो कहाँ मिलेगा? इंडिया में आप खोजेंगे तो। अगला प्रश्न है कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसके नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए, यह कथन किसका था? तो यह कथन कौन बोले थे? मूर्तिकार ने, सभापति ने, फिलिप ने या फिर बादशाह ने? तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए पहले कि कौन बोले थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूर्तिकार बोले थे।
अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार के पास निम्न में से किसकी खोई हुई नाक का नाप था। तो किसका नाप था, महात्मा गांधी का, एलिजाबेथ का, फिलिप का या फिर जॉर्ज पंचम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉर्ज पंचम का, क्योंकि नाप किए थे तभी ना वो खोजने गए थे। यदि को नाप ही नहीं किए रहते तो जा करके क्या खोजते, तो वह नाप था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया था। तो कौन कौन से शहर में गए थे इसको आप लोग को बताना है, सही अनुक्रम में बताना है कि दिल्ली से बम्बई एवं बम्बई से गुजरात, गुजरात से बंगाल एवं बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से मद्रास या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है सही है। ठीक है, अनुक्रम इसका सही है। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार द्वारा भारतीय नेताओं की नाक की नाप हेतु भारतीय शहरों की किए गए दौरे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बम्बई से उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कोसवजी, जहांगीर की मूर्तियों के नाक की टटोली एवं नापी। गुजरात में उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, उसके बाद महादेव देसाई की मूर्तियों का मुआयना किया। बंगाल में उसने रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा मोहन राय एवं मूर्तियों का मुआयना किया या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यहाँ गए थे और ये सब जाकर के किए थे। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार ने उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी मूर्तियों के मुआयना किया था। तो किसकी मूर्तियों का मुआयना किया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बात हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल का, मोतीलाल नेहरू का, मोहनदास मालवीय का या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग पहले कमेंट कीजिए कि कहाँ मतलब कि गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, उसके बाद क्या किए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी का नाक को जाकर के मुआयना किए थे। अगला प्रश्न है कि पंजाब में मूर्तिकार निम्न में से किनके लाटों का मुआयना किया था। पंजाब में अब बात हो रहा है तो पंजाब में किसके लाट का जाकर के किए थे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का या फिर बी और सी दोनों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों का, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। पंजाब में जाकर के इसके मूर्तियों का मुआयना किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुँचा था। तो पंजाब, दिल्ली, पटना या फिर मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली पहुँचा था। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में शहीद बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ लगी थी। 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ लगी थी। बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने, रांची सेक्रेटेरिएट के सामने, उसके पीछे, उसके बाद संसद भवन के सामने या फिर इंडिया गेट के सामने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने। अगला प्रश्न है मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियों का नाक का नाप लिया उनकी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से था, क्या था, बड़ा था, छोटा था, नुकीला था या फिर मोटा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जितने भी नाप लिए सभी बड़ा था। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न में से कौन सा अंतिम उपाय सुझाया था। तो महात्मा गांधी के नाक लगाने का, इंग्लैंड से नाक मंगवाने का, 40 करोड़ भारतीय में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगाने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 करोड़ भारतीय में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगाने का उपाय दिए थे। अगला प्रश्न है कि पाठ में प्रयुक्त अचकचाया का क्या अर्थ है। तो अचकचाया का क्या अर्थ है इस पाठ में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा, चक्कर आना, चौंक उठना, भौचक्क होना या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी चौंक उठना और भौचक्क होना। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था। तो पत्थर का नाक, लोहे का नाक, जिंदा नाक या फिर खेल खड़ी का नाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंदा नाक लगाए थे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगाने की खबर छपी थी। तो अखबारों में किसका नाक छपा था, टेढ़ी नाक, मोटी नाक, टूटी नाक या फिर जिंदा नाक लगाने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंदा नाक लगाने का खबर छपा था। अगला प्रश्न है कि किस खबर के दिन अखबार चुप थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन, मूर्तिकार की मृत्यु के दिन, एलिजाबेथ के आगमन के दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक यानी कि जॉर्ज पंचम के नाक लगने वाले दिन खबर जो था वह चुप था अखबार। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक
कौन है? तो लेखक कौन है? मधु कांकरिया, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मधु कांकरिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या फिर 1963 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में या फिर भोपाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मधु कांकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल किए थे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, लोहार विश्वविद्यालय से, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से या फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है पत्ताखोर किसका उपन्यास है? पत्ताखोर किसका उपन्यास है? मधु कांकरिया का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, शिवपूजन सहाय का या फिर कमलेश्वर का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधु कांकरिया का है। अगला प्रश्न है सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में यीशु किनकी कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद मिश्र का, अज्ञेय का, प्रेमचंद का या फिर मधु कांकरिया का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधु कांकरिया का है। अगला प्रश्न है मधु कांकरिया की रचनाओं में किसकी नवीनता देखने को मिलती है? तो किसकी नवीनता देखने को मिलती है? विचार और संवेदना की, उसके बाद दुख और हर्ष का, उसके बाद वर्तमान और भविष्य का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विचार और संवेदना का। अगला प्रश्न है कि समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसी अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों का पीड़ा आदि किनकी रचनाओं में विषय रहे हैं? तो किनके विषय रहे हैं रचनाओं का? कमलेश्वर का, मधु कांकरिया का, अज्ञेय का या फिर शिवपूजन सहाय का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु कांकरिया का। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी क्या है? डैश या डैश से मतलब कि क्या है? कहानी है, कविता है, यात्रा वृतांत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यात्रा वृतांत है। ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी किनकी यात्रा वृतांत है? तो मधु कांकरिया का, अज्ञेय का, प्रेमचंद का या फिर रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मधु कांकरिया का है। अगला प्रश्न है कि महानगरों के भाव, शून्यता और यत्रवंत्र जीवन की ऊब कांकरिया को कहाँ ले जाती है? तो कहाँ ले जाती है? नदी की ओर, यात्राओं की ओर, शहरों की ओर या फिर गांवों की ओर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यात्राओं की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? गंगटोक एवं हिमालय की यात्रा का, दिसपुर एवं हिमालय की यात्रा का, इम्फाल की यात्रा का या फिर इटावा का यात्रा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गंगटोक एवं हिमालय की यात्रा का। अगला प्रश्न है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, दिसपुर, इम्फाल या फिर पणजी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगटोक है। अगला प्रश्न है मधु कांकरिया ने अपनी यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को रेखांकित किया है? माउंट एवरेस्ट के, कंचनजंगा के, हिमालय के या फिर नंदा देवी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमालय के। अगला प्रश्न है कि कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके थे? पारसनाथ की पहाड़ी में, हिमालय के, गंगटोक के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय पहुंचने वाले रास्ते के निर्माण में लोगों ने जान गंवा चुके थे। अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेल है? तो किसका अद्भुत मेल है? हर्ष और पीड़ा का, पीड़ा और घृणा का, ईर्ष्या और सौंदर्य का या फिर पीड़ा और सौंदर्य का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीड़ा और सौंदर्य का। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? तो किसका भाव जागृत होता है? पीड़ा और सौंदर्य का, पीड़ा और ईर्ष्या का, अकेलापन और करुणा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकेलापन और करुणा का। अगला प्रश्न है
कि किससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो यात्रा का, पढ़ाई का, खेल का या फिर प्रार्थना का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यात्रा का। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन हमें सब की संकीर्णता से मुक्त कराता है। तो कौन मुक्त कराता है? आत्मा, परात्मा, ईश्वर या फिर घुमक्कड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि घुमक्कड़ी। अगला प्रश्न है किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। तो गंगटोक शहर का, इम्फाल का, आइजोल का या फिर दिसपुर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गंगटोक का। अगला प्रश्न है लेखिका मधु कांकरिया सुबह की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी हुरनुहु मतलब गुरनुहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसेली किससे सीखी थी। तो जितेन से, मणि से, सिक्किमी युवती से या फिर नेपाली युवती से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपाली युवती से सीखे थे। अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, उसके बाद हाथ जोड़कर अभिवादन करना, हाथ में खाना खिलाना या फिर हाथ जोड़कर कार्य करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है कि हमरो जीवन तिमरो कोसेली का अर्थ क्या है। तो हमारा जीवन कठिन है, हमारा जीवन निश्चल है, मेरा सारा जीवन इच्छाओं को समर्पित हो या फिर मेरा सारा जीवन पहाड़ियों को व्यतीत हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरा सारा जीवन इच्छाओं को समर्पित हो। अगला प्रश्न है लेखक को सुबह कहाँ निकला था। लेखक जो थी उसका सुबह कहाँ निकला था। कमेंट कीजिए कि गंगटोक में, इम्फाल में, पणजी में या फिर युमथांग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि युमथांग में निकला था। अगला प्रश्न है लेखिका बालकनी से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी। तो हिमालय, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा देखना चाहती थी। अगला प्रश्न है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो नंदा देवी, केटू, उसके बाद चाबरवा या फिर कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है क्या बालकनी से लेखिका को कंचनजंगा पर्वत दिखाई दिया था। हाँ, नहीं, आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नहीं दिखाई दिया था। अगला प्रश्न है गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी थी। गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी थी? 200 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, उसके बाद 149 किलोमीटर या फिर 162 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 149 किलोमीटर था। अगला प्रश्न है युमथांग जाने के दौरान लेखिका मधु कांकरिया का ड्राइवर कम गाइड कौन था। तो कौन था? जितेंद्र नार्गे, सत्येंद्र नार्गे या फिर मणि। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जितेंद्र नार्गे थे। अगला प्रश्न है लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिली सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक था। तो युद्ध का, धर्म का, संघर्ष एवं शांति का या फिर शांति और अहिंसा का। तो किसका था? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कौन सा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शांति और अहिंसा का। सफ़ेद पताकाएं किस अवसर पर लगाते थे। तो कोई भी कि बौद्ध का मृत्यु हो जाते थे, बौद्ध धर्म के लोग को, तो वह 108 पताकाएं फहराते थे सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न है सिक्किम की कितने बड़ी मान्यता है। किनकी बड़ी मान्यता है? जैन का, उसके बाद शैव का, वैष्णव का या फिर बौद्ध का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुद्ध का है। अगला प्रश्न है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के पश्चात कितनी श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। 50, 108, 121 या फिर 208। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 108 फहराई जाती है। अगला प्रश्न है कि नए कार्य की शुरुआत में किस प्रकार की पताकाएं लगाई जाती है। तो काला, सफ़ेद, रंगीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। अगला प्रश्न है जितेंद्र नार्गे के जीप में किसका तस्वीर लगी हुई थी। महावीर की, बुद्ध की, शंकर की या फिर दलाई लामा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दलाई लामा की लगी हुई थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका को यात्रा के दौरान दुकानों पर किसकी तस्वीरें लगी हुई दिखी थी। तो किसका लगी हुई दिखी थी? आप लोग कमेंट कीजिए पहले कि दलाई लामा का, बुद्ध का, महावीर का या फिर शंकर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दलाई लामा का।
अगला प्रश्न है कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो कौन सी फिल्म का शूटिंग हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए कि शोले का, मेरा नाम जोकर, क्रांति या फिर गाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाइड का हुआ था ना। इसको आप लोग कमेंट कीजिए पहले। हाँ, तो सही आंसर है आपका गाइड। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के चीस खे बख्खन ने लेप्चाओं के सोमाने से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किया था? तो ये बहुत मतलब कि लंबा चौड़ा दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर होगा क्या कि युमथांग, गंगटोक, कभी लॉन्ग स्टॉक या फिर दिसपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कभी लॉन्ग स्टॉक। अगला प्रश्न है लेप्चा एवं भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो लेप्चा और भूटिया किस राज्य से है? नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से या फिर सिक्किम से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है लेखिका को घूमता चक्र यानी कि धर्म चक्र कहाँ दिखा था? कुटिया में, होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर बगान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुटिया में दिखा था। अगला प्रश्न है जितेन ने लेखिका को किसे घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कहे थे? तो प्रेयर बिल को, बुद्ध की मूर्ति को, धम्म चक्र को या फिर सुदर्शन चक्र को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेयर बिल को। अगला प्रश्न है सैलानी झूम झूम कर कौन सा गाना गा रहे थे? जो सैलानी थे वह घूम घूम करके कौन सा गाना गा रहे थे? सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, मौसम भींगा भींगा, उसके बाद आज मौसम बड़ा बेईमान है या फिर ये मौसम का जादू है मितवा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका का साथ थे? तो कहाँ से था? सिलीगुड़ी से, इम्फाल से, कोहिमा से या फिर गंगटोक से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलीगुड़ी से। अगला प्रश्न है फेन उगलता झरने का क्या नाम था? सेवन सिस्टर रिवर फॉल, उसके बाद वाइन फैन फॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अगला प्रश्न है छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? थिंक ग्रीन, बी पॉजिटिव, पर्यावरण संरक्षण, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी क्या कर रही थी? गाय चरा रही थी, पानी बेच रही थी, पत्थर तोड़ रही थी या फिर सैलानियों का स्वागत कर रही थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्थर तोड़ रही थी। अगला प्रश्न है पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था? गुड़ एवं पानी, फूल एवं गुलदस्ता, कुदाल एवं टांगी या फिर कुदाल एवं हथौड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुदाल एवं हथौड़ा हाथ में था। अगला प्रश्न है पहाड़ी औरतें पीठ पर डोको बांधती थी, क्यों बांधती थी डोको? चाय पत्ती रखने के लिए, उसके बाद कहा गया बच्चा रखने के लिए, खाना रखने के लिए या फिर फूल रखने के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चा रखने के लिए डोको बांधती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है पहाड़ी औरतें क्या बना रही थी? तो पहाड़ी औरतें जो थी वह क्या बना रही थी? गमला, पत्तल, रास्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रास्ता बना रही थी। अगला प्रश्न है लेखिका से किस विभाग के कर्मचारी ने कहा कि पहाड़ी ने रास्ता को चौड़ा बना रही है? तो कौन कहे थे? कौन कर्मचारी कहे थे? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन BO ने, सिक्किम सड़क प्राधिकरण SRA ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बोले थे। अगला प्रश्न है सिक्किम सरकार ने बोर्ड पर क्या लिखा था कि एवर वंडर हु डिफाइन डेथ विल दिस रोड्स, सावधानी से जाएं सामने मौत खड़ी है, उसके बाद डेथ वैली या फिर गो स्लो एंड स्टेडी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एवर वंडर हु डिफाइन डेथ विल दिस रोड्स। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झारखंड के किन जिलों का वर्णन है? तो रांची और गुमला का, देवघर और दुमका का, पलामू तथा गढ़वा का या फिर पलामू तथा गुमला का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलामू तथा गुमला का। अगला प्रश्न है लेखिका ने सिक्किम के पहाड़ी औरतों की तुलना झारखंड में किन जिलों की आदिवासी युवतियों से किए हैं? किससे किए हैं? पलामू और लातेहार, पलामू और गुमला, धनबाद और गिरिडीह या फिर खुट्टी और लोहरदगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पलामू और गुमला से किए हैं।
अगला प्रश्न है, लेखिका के सहयात्री कौन थे? मणि और जितेन, जितेन और शशि यात्र, या फिर मणिरेंद्र और जितेंद्र, या फिर शशि और राधिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणि और जितेन थे। अगला प्रश्न है कि लेखिका को झारखंड के पलामू एवं गुमला जिले के पत्तों के तलाश करती आदिवासी युवतियों की एवं सिक्किम के पत्थर तोड़ती पहाड़ियों में क्या एक रूपता नजर आ रही थी? तो क्या एक रूपता नजर आ रही थी कि मतलब दोनों का वेशभूषा, दोनों का रहन सहन, आदिवासी युवतियों को फूले वे पांव एवं पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाढ़े, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए पहले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव एवं पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का हाथे में ठाढ़े। ठीक है, यही था। अगला प्रश्न है, जितेन ने हर मोड़ पर क्या लेने की बात कहे थे? तो सेफ्टी पिन, एयर पिन बैंड, पानी, या फिर उपहार? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर पिन बैंड लेने के लिए कहे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के गाड़ी देखकर कौन गिफ्ट मांगने लगे? पहाड़ी औरतें, पत्थर तोड़ती औरतें, सैलानी, या फिर स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चे। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी बच्चे प्रतिदिन कितने किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे? तो कितने किलोमीटर चल के जाते थे? आपका 4 से 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर, 3 साढ़े 3 किलोमीटर, या फिर इनमें 5 से 7 किलोमीटर? तो कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 साढ़े 3 किलोमीटर चल करके जाते थे स्कूल। अगला प्रश्न है, तराई में कितने स्कूल थे? तराई पर कितने स्कूल थे? 1, 2, 3, या फिर एक भी नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 स्कूल थे। अगला प्रश्न है, लेखिका को पहाड़ी रास्तों में कौन सी चेतावनियां खतरों की प्रति सहज कर रही थी? कौन सा? कि धीरे जाएं, घर पे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, वी केयर मैक एंटर अराउंड, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या था? लेखिका पहाड़ी पर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और सी दोनों था। अगला प्रश्न है, लेखिका को युमथांग के रास्ते में क्या दिखे थे? नरभक्षी जानवर, हाथी, बाघ, या फिर काले याक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काले याक दिखे थे। अगला प्रश्न है, चाय बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी? तो बोकू पहनकर, डीकू पहनकर, डोकू पहनकर, या फिर मखमली वस्त्र पहनकर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोकू पहनकर। बोकू क्या होता है? सिक्किम का परिधान वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है कि बोकू क्या है? देखिए अभी बताए थे क्या है बोकू, क्या है? एक प्रकार का टोकरी, एक प्रकार का टोपी, सिक्किमी वाद्य यंत्र, या फिर सिक्किमी परिधान? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किमी परिधान है। अगला प्रश्न है कि युमथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरी थी? गैंजिंग में, लायुंग में, मंगन में, या फिर नामची में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लायुंग में ठहरी थी। अगला प्रश्न है, लायुंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो तीस्ता नदी, काली नदी, बेतवा नदी, या फिर व्यास नदी? तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीस्ता नदी। तीस्ता नदी है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेखिका के लिए हिमालय क्या बन गया था? कहानी, कविता, यात्रा, या फिर दर्शन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए इसको भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्शन बन गया था। यात्रा थोड़ी था, हिमालय था। वह कहाँ गई थी? तो वह गंटोक गई थी। गंटोक से फिर वह कहाँ चल गई? मतलब हिमालय भी चल गई। तो हिमालय जो था वह दर्शन बन गया था। अगला प्रश्न है, लायुंग की सुबह कैसी थी? अशांत एवं बेचैन, शांत एवं सुरमई, बादल भरी, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शांत एवं सुरमई। अगला प्रश्न है, लायुंग के लोगों की आजीविका मतलब कि जीविका का साधन क्या था? लायुंग के जो लोगों थे उसके जीविका का क्या साधन था? पहाड़ी आलू, उसके बाद धान की खेती, दारू का प्यार मतलब व्यापार, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। तो इसका भी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित थी? 11,000 फीट, 12,000 फीट, 13,000 फीट, या फिर 14,000 फीट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14,000 फीट ऊपर थी। अगला प्रश्न है, लायुंग में लेखिका
क्या देखने के लिए बेचैन थी? लायुंग में क्या देखने के लिए बेचैन थी? याक, हाथी, बर्फ या फिर वाटरफॉल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। अगला प्रश्न है, लेखिका लायुंग किस महीने में गई थी? फरवरी में, अप्रैल में, मई में या फिर जून में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल में गई थी। अगला प्रश्न है, लायुंग में स्नोफॉल लगातार कम होने का कारण क्या था? तो तेज धूप, गर्मी की अधिकता, तापमान का ऋणात्मक होना या फिर प्रदूषण? तो क्या था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रदूषण था। अगला प्रश्न है, सिक्किमी युवक ने लेखिका को कहाँ जाने पर बर्फ मिलने की बात कहे थे? तो लायुंग, नामची, गेजिंग या फिर कटावो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटावो जाने का बात किए थे। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में निम्न में से किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? तो किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है? कश्मीर को, मनाली को, उसके बाद श्रीनगर को या फिर कटावो को? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटावो को कहा गया था भारत का स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, कटावो लायुंग से कितनी फीट की ऊंचाई थी? मतलब कि कटावो जो है वह लायुंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर था? आपका 1000, मतलब कि 10,000 फीट की, 12,000 फीट का या फिर 500 फीट का या फिर 2,000 फीट का? तो कितने ऊंचाई पर था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 फीट का था। कटावो जो है वह लायुंग से कितने फीट की ऊंचाई था? तो 500 फीट का। अगला प्रश्न है, लायुंग से कटावो का सफ़र कितने घंटे का था? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का या फिर 8 घंटे का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 घंटे का। अगला प्रश्न है, थैले में रखा महुआ कौन ग्रुप कर गया था? मतलब कि कौन खा गया था? याक ने, बकरी ने, गाय ने या फिर बैल ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय ने। गाय ने ग्रुप कर गया था, खा गया था। अगला प्रश्न है, कटावो के रास्ते में कौन सी चेतावनी लिखी हुई थी? तो कौन सा चेतावनी लिखी हुई थी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इफ़ यू आर मैरिड डिवोर्स स्पेड, या फिर दुर्घटना से देरी भली, सावधानी से मौत टली, या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों था। यानी कि इफ़ यू आर मैरिड डिवोर्स स्पेड, यानी कि आप यदि शादीशुदे हैं तो आपका डिवोर्स होने वाला है, या फिर क्या कहा है, दुर्घटना से देरी भली, सावधानी से मौत टली। यदि आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो आपको धीरे जाना होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कटावो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है? मधु ने, मणि ने, जितेन ने या फिर राधिका ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। जितेन ने कहा था कि क्या कहा था? तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, मनी एक दृष्टि में स्विट्जरलैंड से कटावो था, क्या था? खराब था, सुंदर था, एक समान था या फिर अतुलनीय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उससे सुंदर था। अगला प्रश्न है, जितेन के प्रश्न कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसके जवाब में किसने कहा राम राजो? तो किसने कहा था? लेखिका ने, पूनम ने, मणि ने या फिर राधिका ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेखिका ने कहे थे। क्या कहा था? राम राजो। अगला प्रश्न है, लेखिका को बर्फ के दर्शन कहाँ हुए थे? गंगटोक में, लायुंग में, गेंजिंग में या फिर कटावो में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटावो में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन टूरिस्ट स्पॉट नहीं था? टूरिस्ट स्पॉट कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा नहीं था। क्या कहा गया है? झांगू लेक, युमथांग, कटावो या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कटावो नहीं था, ठीक है। कटावो जो है वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। अगला प्रश्न है, कटावो में कुल कितने दुकानें थी? कटावो में कुल कितने दुकानें थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? 1, 4, 50 या फिर एक भी नहीं? तो दुकान वहाँ पे एक भी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है? तो कुछ किसने लिखे थे? स्मिथ ने, शेक्सपियर ने, मिल्टन ने या फिर गेटे ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्टन ने कहा था। मिल्टन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो चीन और भूटान का, पाकिस्तान और चीन का, बांग्लादेश और भूटान का या फिर अफगानिस्तान का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए यानी कि चीन और भूटान को। अगला प्रश्न है, लेखिका जब फौजी छावनी पहुंची तब वहां का तापमान कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि वी गिव ओवर टुडे योर टुमारो, यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था? यह वाक्य कहाँ लिखा हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? रास्ते में, फौजी छावनी पर, कटावों के दीवारों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फौजी छावनी पर लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, युमथांग की घाटियां किन फूलों से भरी हुई थी? गुलाब से, प्रियोता और रोडोडेंड्रो से, चमेली से या फिर गेंदा और गुलाब से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रियोता और रोडोडेंड्रो से। अगला प्रश्न है, युमथांग की घाटियों में किन जानवरों का दर्शन हुए थे? चीता का, हिरन का, हाथी का या फिर बंदर का? तो किसका हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंदर का। अगला प्रश्न है, लेखिका द्वारा सिक्किमी युवती से यह प्रश्न पूछने पर कि क्या तुम सिक्किमी हो, उसका उत्तर क्या दिया था? तो हाँ मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं नेपाली हूँ, नहीं मैं मणिपुरी हूँ, नहीं मैं इंडियन हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नहीं मैं इंडियन हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत में शामिल होने से पूर्व सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र रजवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश, एक गणतंत्रात्मक देश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक यानी कि एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। ठीक है, एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो आदमी के दिखने पर, जानवर के दिखने पर, कभी भी या फिर सिर्फ चांदनी रात में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिर्फ चांदनी रात में। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर किसका फुटप्रिंट था? बुद्ध के, महावीर के, गुरु नानक के या फिर दलाई लामा के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके फुटप्रिंट थे? आप लोग कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु नानक देव के। अगला प्रश्न है, जितेन ने किस स्थान को देवी देवताओं का निवास बताते हुए कहा है कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा सो मर जाएगा? तो युमथांग में, लायुंग में, मंगन में या फिर खेदुम में? तो कहाँ पे कहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेदुम में। जो यहाँ जो भी गंदा करेंगे वह मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिक्किम की पहाड़ी में रहने वाले लोग किनकी पूजा करते थे? नदी के, झरने के, पहाड़ के या फिर उपयुक्त सभी के? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, गंगटोक का असली नाम क्या था? गंगटोक, लायुम, युमथांग या फिर मंगन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगटोक। अगला प्रश्न है, गंगटोक का अर्थ क्या है? पहाड़, नदी, झरना या फिर प्रकृति का उपहार? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या था, इसका मतलब कि क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगटोक मतलब पहाड़। अगला प्रश्न है, युमथांग को टूरिज्म स्पॉट बनाने का श्रेय किसे जाता है? शेखर सुमन को, उसके बाद शेखर दत्ता को, कर्नल वी भूटिया को या फिर जितेन गर्ग को? तो इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब कि किसको जाता है इसका श्रेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेखर दत्ता को जाता है। अगला प्रश्न है, किसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है? तो युमथांग को, लायुंग को, गंगटोक को या फिर मंगन को? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगटोक को कहा है मेहनतकश बादशाहों का शहर। अगला प्रश्न है, किसे देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ने लगी थी? तो गंगटोक को, घूमते हुए चक्र को या फिर उमथांग को या फिर पहाड़ी औरतें को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर किसका था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, घूमता हुआ चक्र को देख करके। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य ने झकझोर दिया था? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है आपका पत्थर पर बैठ पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतें के दृश्य को, स्नोफॉल के दृश्य को, घूमते हुए चक्र को दृश्य को या फिर उपयुक्त सभी को? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं जितने भी क्लास लिया जाता है उसमें से एक प्रश्न आपके लिए रहता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और मतलब कि थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के लिए इतना मतलब कि महामैराथन का क्लास लाया जा रहा है, तो आप लोग कम से कम सपोर्ट तो कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।